जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और ये भी पढ़ा चुका हूँ कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती हैं, और साथ ही साथ इस रेखीय आवर्धन पे जो भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि रेखीय आवर्धन है क्या। तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, है ना, सीक्वेंस वाइज अगर पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को देख रहे हो ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि बीच में आकर के देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सीक्वेंस बनाकर ही देखें। ठीक है, क्योंकि बीच में आने के बाद, क्योंकि बीच वाली जो चीज़ें हैं ना वो पीछे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो आप बीच में आओगे तो उस चीज़ को आप फील नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ से वैल्यू आ रही है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीच में भी समझ में आए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप पीछे थोड़ा सा आप कष्ट कर लें, देख लें। ठीक है, चलिए देखते हैं रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, है ना, अगर आपने देखा होगा तो मैं वहाँ पे समझाया था कि मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण के जो मुख्य अक्ष होते हैं ना, ठीक है, उसके लंबवत, है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ गया। यानी किसी गोलीय दर्पण के, है ना, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन यानी स्मॉल एम बराबर क्या होगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मैंने इसे शॉर्टकट में एक नाम लिखा है I/O। I का मतलब होता है इमेज और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। O मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, है ना, तो इमेज अपान ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा इस चीज को, अगर आप याद रखते हो इस फार्मूले को तो आप बड़ी ही आसानी से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। यानी m बराबर I/O। I याद रहेगा आपको, I मतलब इमेज, इमेज मीन्स प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो ऊपर होगी और नीचे O है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई नीचे होगी। बात क्लियर होगी। चलिए अब देखिए एक फार्मूला और मैं बताता हूँ कि m बराबर I/O और I/O भी बराबर होता है -V/U के। ठीक है, देखिए I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब इतना लंबा है तो इसकी लंबाई। O क्या है, तो वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु कितनी बड़ी थी ताकि ये प्रतिबिंब इतना बड़ा बना हुआ है, तो उसकी लंबाई बराबर -V क्या है, -V ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है ना वो दर्पण से कितना दूरी पर है। तो -V यानी V याद रखिएगा, V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और U क्या है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। दिमाग में बैठ गया। यानी V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से कितना दूर प्रतिबिंब बना है वो V है। ठीक है, और U क्या है कि दर्पण से कितना दूर वस्तु रखा गया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो कैसे पूछेगा समझिए। कहेगा कि वस्तु की लंबाई
इतनी है ना, और वो वस्तु दर्पण से इतनी दूर पे रखी गई है और प्रतिबिंब इतना दूर बना हुआ है, तो बताइए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। तो हम इस फार्मूले पे कर पाएंगे। तो ये क्या याद रखोगे, m बराबर I अपान O बराबर माइनस V अपान U। बात क्लियर होगी। चलिए अब समझिए कि जो रेखीय आवर्धन है ना, ये कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो देखिए अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, मुख्य अक्ष के, ध्यान सुनिए, मुख्य अक्ष जो है ना, आपने पीछे देखा होगा मुख्य अक्ष मैं बताया था, ठीक है। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या है। देखिए एक मेरे पास ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के है ना, ये परावर्तक सतह के बीचों बीच से जाने वाली जो रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो इस मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, जो भी लंबाइयां होंगी ना, उसे हमेशा धनात्मक में लीजिएगा। क्या लीजिएगा, धनात्मक में लीजिएगा। चाहे वस्तु की लंबाई हो, चाहे प्रतिबिंब की लंबाई हो, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वो हमेशा धनात्मक होगा। अर्थात जब ऊपर है इसका मतलब वो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। जब यही चीज मुख्य अक्ष के नीचे हो जाएंगी है ना, यानी नीचे प्रतिबिंब अगर बनेगा, तो याद रखिएगा हमेशा उसको माइनस लीजिएगा। मतलब कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस लेना है, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आप क्या लोगे, प्लस लोगे। मतलब आपके दिमाग में हमेशा एक बात क्लियर हो गया कि अगर रेखीय आवर्धन का मान है ना, रेखीय आवर्धन का मान अगर प्लस आता है, इसका मतलब कि वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक ली जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। और उल्टा बनाना हो अगर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक बात समझिए कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है हमेशा धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए आपको याद रखना है। अब मेरी बात एक सुनिए, देखिए समझिएगा मेरी बात कि अगर रेखीय आवर्धन है ना, रेखीय आवर्धन अगर 1 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो क्या होगा समझिए। देखिए अगर आप इस चीज को देखोगे, मैं आपको चीजें समझाऊंगा। देखिए हमने बताया कि m बराबर I अपान O। I क्या है, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। तो सोचिए अगर प्रतिबिंब की लंबाई जितनी है, ठीक है, और उतनी ही वस्तु की लंबाई हो जाए, है ना, अगर प्रतिबिंब की लंबाई जितनी है उतनी ही वस्तु की लंबाई हो जाए, तो बताइए रेखीय आवर्धन क्या होगा, है ना, रेखीय आवर्धन क्या होगा। तो देखिए मान लेता हूं प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए 5 से 5 कट गया तो रेखीय आवर्धन m बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी आप एक बात कह सकते हो कि अगर m का मान 1 होता है तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। बात समझ में आना। यहाँ से देख लीजिए कि अगर m का मान 1 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है ना, वो वस्तु के लंबाई के बराबर बनेगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसी चीज को समझिए। अगर मैं क्या करता हूं कि इमेज ज्यादा बड़ा बना देता हूं और वस्तु छोटा कर देता हूं, है ना, इमेज की लंबाई बड़ी कर दिया जाए और वस्तु की लंबाई छोटी कर दिया जाए। मान लीजिए कि इमेज की लंबाई 2 हो जाता है और वस्तु की लंबाई 1 हो जाती है। बात समझ में आ गया। यानी इमेज की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 2 हो जाता है सेंटीमीटर, ठीक है, और वस्तु की लंबाई जो है कि 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि m बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी m का मान क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, है कि नहीं। 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा ना जी। तो m बराबर 2 यानी 1 से बड़ा। इससे आपने क्या देखा, इससे आपने देखा कि यदि m का मान 1 से बड़ा आता है, किससे, 1 से बड़ा आता है, तो जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु से बड़ा बनेगा। दिख रहा है ना, प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए I क्या है, बड़ा है ना, यही चीज आपको ध्यान रखना है। या तो आप
रट लीजिए, तो रटना नहीं है, हम इस फार्मूले पे अपना दिमाग लगा के प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट्स। अगर मैं क्या करता हूं इस बार प्रतिबिंब को छोटा कर देता हूं, ठीक है, और वस्तु को क्या करता हूं, बड़ा कर देता हूं। प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर और वस्तु 2 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया इस बार कि प्रतिबिंब को मैंने 1 सेंटीमीटर कर दिया और वस्तु को मैंने बड़ा कर दिया, यानी बड़ा वस्तु है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप 1/2 भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। और 0.5 1 से क्या है, कम है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या होगी, छोटी होगी, है ना। जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या होगी, छोटी। देखिए छोटा बना है ना, तो छोटा किए तो 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब कि अगर m का मान 1 से छोटा होता है ना, m का मान 1 से छोटा होता है तो जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये है हमारा रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको इससे संबंधित 2-4 न्यूमेरिकल्स कराता हूं और इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद मैं दर्पण के लिए सूत्र लेके आऊँगा, फार्मूला आपको बताऊँगा और ये बताऊँगा कि फार्मूले का प्रयोग कैसे करना है और उसके साथ साथ उसका न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा बहुत सारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चंस को लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखते हैं रेखीय आवर्धन से संबंधित एक प्रश्न, ठीक है। इसके जस्ट बाद जब मैं फार्मूला बताऊंगा ना, ठीक है, दर्पण का, वहां पे भी रेखीय आवर्धन से संबंधित आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए एक क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने। तो चलिए अवतल दर्पण पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है कि, है ना, ऐसा गोलीय दर्पण, ध्यान सुनिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है, अर्थात परावर्तक सतह दबा हुआ होता है ना, ये परावर्तक सतह है, दबा हुआ होता है। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। इस दर्पण के परावर्तक सतह के बिल्कुल बीच से खींची गई रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। तो दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई, इस दर्पण के सामने वस्तु रख देता हूं, देखिए ये वस्तु हो गया, ठीक है। वस्तु की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है ये तो नहीं पता, बस हमको इतना पता है कि वस्तु हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, न कि ऐसे आप बोर्ड में न्यूमेरिकल का पिक्चर बनाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कहा है कि वस्तु की लंबाई, तो क्या लिखेंगे, हल। अब ध्यान से सुनिए कैसे करना है। क्या लिखोगे, कौन सा दर्पण है, तो लिख देंगे अवतल, अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु की लंबाई। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, वस्तु की लंबाई। और वस्तु की लंबाई मैंने आपको बताया था किससे लिखते थे बाबू, ओ से, है कि नहीं, याद आया, ओ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, अब नीचे लिखूंगा प्रतिबिंब, है ना, की लंबाई, है ना, क्या लिखेंगे, तो लंबाई प्रतिबिंब को आई से, याद आया, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, तो क्या लिखूंगा कि रेखीय आवर्धन, है ना, रेखीय आवर्धन, मैंने बताया था रेखीय आवर्धन, बताइए m बराबर क्या होता है, I/O। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई,
और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। तो देखिए आई का मान कितना है 10 बटे ओ का मान कितना है 30 और ये सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देता हूँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3। हमसे पूछा था रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, तब मैं नीचे क्या लिख दूंगा कि दर्पण है ना, दर्पण से बने है ना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है ना, रेखीय आवर्धन क्या होगा 1/3 होगा। कितना होगा 1/3 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आया? बस यही निकालना था, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट कर ले। तो मैंने अभी क्या बताया, रेखीय आवर्धन क्या है और रेखीय आवर्धन से संबंधित एक मैंने न्यूमेरिकल करा दिया। फिर जब नेक्स्ट पार्ट में मैं दर्पण का सूत्र पढ़ाऊंगा वहाँ पे भी रेखीय आवर्धन का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, लगभग 10 कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स। पूरा दर्पण यानी इस प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे दर्पण से संबंधित, रेखीय आवर्धन से संबंधित टोटल मिला के 10 से 15 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी अगर इससे प्रश्न आता है तो आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ करिएगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।